Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी? जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें दोबारा एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ेगा? क्या आधा दर्जन स्टूडेंट्स के अपराध की वजह से 23 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में डाला जा सकता है? क्या आधा दर्जन स्टूडेंट्स के अलावा नकल माफिया जो अलग अलग प्रदेशों में फैला है, उस पर लगाम कसी जा सकेगी? और सवाल ये कि कैसे तय होगा कि किसी केंद्र पर नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और किस पर नहीं हुआ? सोशल मीडिया पर पर्चा लीक हुआ या किसी और तरीके से? बाकी बेदाग बच्चों का क्या? दागदारों को बेदाग अभ्यर्थियों से अलग कैसे किया जाए? ये वो सवाल हैं जिन पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कठिन सवाल पूछने शुरू किए, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जवाब ढूंढने में खर्च होती रही। CGI ने आज जो पर्चा दिया है, उसकी आंसर की खोजने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को 11 जुलाई तक का वक्त मिला है और केंद्र सरकार के एग्जाम परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि नीट की परीक्षा फिर से होगी या नहीं। आज बड़ी खबर में हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी तर्क दिए गए, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और उस पर विद्वानों की राय भी सुनेंगे। उसके बाद रुख करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे का और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असम और मणिपुर दौरे का। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 को दोबारा करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। इसकी डिटेल्स पर आएंगे, उससे पहले कुछ तथ्य जान लेते हैं। कौन से जज सुनवाई कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र, 3 जजों की बेंच है। याचिकाएं किसकी हैं? अलग अलग छात्रों द्वारा डाली गई 38 याचिकाएं हैं। इनको दायर करने वाले कुछ वो हैं जो नीट यूजी की परीक्षा में असफल हुए और कुछ वो जिन्होंने सफलता हासिल की। जी, कुछ सफल छात्रों ने भी इस परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े किए। इन याचिकाओं में मांग की गई कि परीक्षा के नतीजों को खारिज किया जाए और फिर से इसे आयोजित किया जाए। एक के बाद एक कई याचिकाएं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला कदम उठाया नोटिस जारी करने का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कहा गया कि 8 जुलाई के पहले इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करें। NTA और केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया और इस जवाब में क्या लिखा था? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस परीक्षा को यदि खारिज किया जाता है तो ये उन लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जिन्होंने परीक्षा दी है। देश भर में हुई है परीक्षा, बड़े स्तर पर इस परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई हो, इसके सबूत नहीं मिले, ऐसे में से खारिज करना तार्किक निर्णय नहीं होगा। नतीजा घोषित हो चुका है। सरकार ने एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जो NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं को करवाने का एक पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद तरीका सुझाएगी। सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। फिर 8 जुलाई के दिन बहस शुरू हुई, लेकिन उससे पहले कोर्ट के बाहर कई स्टूडेंट्स और शिक्षक जमा थे। उनका बयान सुनिए। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लास्ट ईयर 620 से 720 के बीच में केवल 13,558 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस बार ये जो नंबर है ये 58,500 के ऊपर का है। तो ये जो जंप आया है 500% का, तो ये तो क्वेश्चन बनाता है कि बच्चे बढ़ सकते हैं, 10% 20% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये 500% ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए बच्चे चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी हो वो बच्चों के हित में ही कोई बेहतर फैसला है। जो स्कोर बच्चे ने ऑलरेडी अचीव किया है, वो स्कोर वो वापस अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। वापस वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करना, मोमेंटम क्रिएट करना, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट। और अभी वो काफी डिलेमा में है। इतनी सारी अलग अलग चीजें आई है। कई बार सेंटर और NTA ने भी कहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, जिनको लग रहा है जैसे काफी सारे बच्चे जो 650 के आसपास है, 620, 630, यूजुअली ऑन गिविंग मॉक टेस्ट दे कंसीडर कि 620 के ऊपर आने ही उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, बट अभी वो सब लटक चुके हैं। दे हैव नो ग्राउंड कि अभी उनको कहाँ पे मिलेगा कॉलेज, क्या मिलेगा। किस तरीके से निकाला जा सकता है कि किन्होंने चीटिंग करी है?
जिनकी OMR ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी एक दिन पहले एग्जामिनेशन का पेपर था, उनकी तो OMR में उतने ही मार्क्स होंगे ना। कितनी भी बार चेक कर लो, चाहे 100 बार चेक कर लो, तब भी उतने ही मार्क्स आएंगे। अब उन्होंने जो 2 दिन का टाइम मांगा है, उनसे 1 महीने में काम नहीं हुआ। 2 दिन में पूरा डेटा निकाल के, 24 लाख बच्चों का डेटा निकाल के ये लोग देख लेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। अभी तक बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि सिर्फ सवाई माधोपुर में हुई है, फिर इन्होंने 6 सेंटर कर दिए, फिर अब सिर्फ पटना गोधरा कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं 2 दिन का टाइम चाहिए। हम पहले पता चलना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पर जैसा कि पता चला कि हम साइबर क्राइम को इन्वॉल्व करेंगे, पता चलेगा सोशल मीडिया से कहाँ तक पहुंचा। पर जैसे गोधरा में OMR की सेटिंग हुई थी, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो उसमें तो कोई सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पे तो टीचर्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, कैसे पता चलेगा। नेशनल मीडिया से हमें पता चला कि बहुत सारे सेंटर 4000 में से ऐसे हैं जहाँ पे कैमरा ही नहीं है। जब कैमरा ही नहीं है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे OMR की सेटिंग हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई नीट याचिका पर। आज के दिन CGI कोर्ट में आइटम नंबर 31 दर्ज था। आइटम 31 पर आने से पहले बेंच ने कुछ बातें साफ की। पहले उन याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा जो परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार और NTA को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। दरअसल आज की सुनवाई से पहले एक और याचिकाकर्ता ने अपना मामला मेंशन किया और कहा कि वो गुजरात के 66 अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए हैं। ये स्टूडेंट चाहते हैं कि परीक्षा रद्द न की जाए। तब CGI ने साफ किया कि याचिकाओं पर सुनवाई का क्रम क्या होगा। इस बातचीत के बाद बेंच खाने के लिए उठी। जब लौटी तब एक मामले को सुना गया और फिर सुना गया आइटम नंबर 31। CGI के बताए मुताबिक पहले जिरह का मौका मिला याचिकाकर्ताओं को और उनकी दलीलें क्या थी। एक प्राइवेट कॉलेज में लोगों ने पर्चे आउट किए। पर्चे टेलीग्राम ऐप पर पहले ही आ गए। इसी पर्चे पर 5 मई को परीक्षा हुई। परीक्षा का नतीजा 4 जून को आया, जबकि तय तारीख 14 जून थी। जिन पर्चों पर परीक्षा होनी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेफ में रखे थे और जिन पर्चों को किसी मुसीबत के समय इस्तेमाल किया जाना था वो कैनरा बैंक में रखे थे। लीक की खबर आने के बाद NTA ने कहा कि कैनरा बैंक में रखे पेपर इस्तेमाल किए जाएं। इस वजह से परीक्षा में समय का भी नुकसान हुआ। साल 2020 में केवल 1 अभ्यर्थी को फुल मार्क्स मिले थे। साल 2021 में 3 अभ्यर्थियों को, लेकिन 2024 में 67 अभ्यर्थियों को फुल मार्क्स मिले। इनमें से किसी एक को भी ग्रेस मार्क नहीं मिला। NTA ने परीक्षा करवाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP फॉलो नहीं किया। ये अनियमितताएं बड़े स्केल की और ये पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। NTA का कहना है कि ये सब बहुत छोटे लेवल पर हुआ। वो ये भी कहते हैं कि CBI जांच कर रही है। कुल 6 FIR दर्ज की गई और CBI की टीम पटना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और राजस्थान में जांच कर रही है। नीट UG का हाल पर्चा सॉल्वर गैंग को मिल गया था हल, जो उन्होंने लोगों को बांट दिया। ये याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं। अब इन तर्कों पर अदालत, NTA और केंद्र सरकार के बीच सवाल जवाब होना था। जो हुआ वो समझते हैं। CGI ने पूछा बैंक में पेपर कब रखे गए थे। NTA का जवाब परीक्षा के 4-5 दिन पहले। CGI पक्की तारीख बताइए। अब ये बताइए पेपर निकाले कब गए। NTA ने कहा 5 मई के दिन सुबह 11 बजे। CGI का सवाल पर्चे कौन बनाता है। NTA ने कहा हमारे मुख्यालय पर एक्सपर्ट्स का समूह पर्चा बनाता है। CGI ने पूछा पर्चे बनने के बाद NTA को कैसे मिलते हैं, क्या करता है NTA, इन पर्चों की छपाई के लिए क्या तरीका अपनाता है, प्रिंटिंग प्रेस से छपने के बाद पर्चे वापस NTA के पास आते हैं क्या, और छपने के कितने दिन बाद पर्चे परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। इसके बाद बहस में CGI ने अपने इन तमाम सवालों के पीछे की वजहें गिनाई। क्या है वजहें? अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परीक्षा की तारीख और पर्चे लीक होने के बीच की अवधि तुलनात्मक रूप से कम है तो उस हालत में फिर से नीट करवाने के निर्णय से बचा जा सकता है। और अगर एग्जाम डेट और लीक के बीच का समय ज़्यादा है तो ये समझा जा सकता है कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है। अगर ऐसा लगता है कि दोपहर 2 बजे होने वाले पेपर को सुबह सुबह लीक करके लोगों को रटवा दिया गया तो इससे इशारा मिलता है कि लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ होगा। अगर परीक्षा की शुचिता भंग हो गई है तो रीटेस्ट का आदेश दिया जाएगा। अगर हमें नहीं पता चलता कि गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति कौन है तब भी रीटेस्ट का आदेश दिया जाएगा। अगर आप लीक के लाभार्थियों और निर्दोष अभ्यर्थियों में फर्क नहीं कर पा रहे तो रीटेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। हम 23 लाख छात्रों की स्थिति पर बात कर रहे हैं। जब तक हमारे सामने साक्ष्य नहीं आते तब तक इस बात को मान भर लेना कुछ ज़्यादा बड़ा कदम होगा कि इन स्टूडेंट्स का बड़ा हिस्सा इस फ्रॉड में शामिल है। हमें देखना होगा कि इस लीक का मोड क्या था। अगर सोशल मीडिया के जरिए लीक किया गया है तो मुमकिन है कि ये एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ। 720 में से 720 पाना यानी फुल मार्क्स पाना एक खतरे की घंटी है। फुल मार्क्स पाए सभी लोग फ्रॉड नहीं होंगे, लेकिन बीते कुछ सालों में फुल मार्क्स पाए लोगों की संख्या बहुत कम थी और अचानक से बढ़कर 67 हो गई। इनमें से कितने लोगों ने ग्रेस मार्क पाए? आप किसी परीक्षा को सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी की। रीटेस्ट ऑर्डर करने के पहले हमें जानना होगा कि लीक का परिमाण क्या है, किस लेवल पर लीक हुआ है। आपने एक शब्द पर गौर किया होगा, लीक के लाभार्थी। ये भाषा हमारी नहीं है। आज की सुनवाई में बेंच की ओर से आरोपी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियरी शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी लीक का फायदा उठाने वाले। इन बेनिफिशियरीज की संख्या और विस्तार जितना बड़ा होगा सरकार की मुसीबत उतनी बढ़ेगी। CGI की टिप्पणियों के बाद कोर्ट में बहस शुरू हुई। एक तरफ CGI चंद्रचूड़, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। CGI ने पूछा कुल कितनी FIR रजिस्टर की गई। SG मेहता का जवाब पेपर लीक की एक FIR पटना में रजिस्टर हुई, बाकी FIR स्थानीय अनियमितताओं की थी। CGI
एक बात साफ है, लीक हुआ है एसजी मेहता सिर्फ एक केंद्र पर, सीजीआई। ये आप तय करिए, इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई। सवाल है कि इसका स्तर क्या है। एसजी मेहता, पटना में पेपर लीक एक स्वीकारा हुआ तथ्य नहीं है। सीजीआई, क्या एनटीए ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ? अभी की स्थिति तो यही है कि पेपर लीक हुआ है और ये बात सवालों से परे है। हमें बस ये तय करना है कि पेपर लीक का स्तर कितना बड़ा है। ये हुआ है, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट में लंबी चली इस बहस का आपने एक अंश सुना। इस दौरान और क्या हुआ, सुनते हैं कोर्ट रूम से रिपोर्ट करने वालों को। आज की सुनवाई से साफ लग रहा है कि एनटीए को ऐसा लग रहा है कि एनटीए के आगे कोर्ट ने बहुत टफ क्वेश्चनायर रख दिया है और एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको नीट का एग्जाम देना है। इतना टफ क्वेश्चनायर है जिस पर अब जवाब देने पर यह पता चलेगा। बुधवार शाम 5 बजे तक उनको जवाब देना है और गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एनटीए ने जो जवाब दिए हैं वो कोर्ट की निगाह में कितने सही हैं और कितने गलत। सही जवाब पर ऐसा लग रहा है कि जैसे नीट में सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पे 1 नंबर कटता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनटीए अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है। संतुष्ट कर पाता है तो उसका मेरिट में जगह आ जाती है। अगर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो फिर एनटीए फेल और दोबारा एग्जाम करने के आसार बन सकते हैं। कोर्ट ने कई बार कहा कि अगर आप ये साबित करिए कि जो लीकेज हुआ है उसका असर बहुत सीमित रहा है, अगर उसका असीमित असर है और याचिकाकर्ता ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि असर असीमित है, 24 लाख लोगों की, युवाओं की और देश के भविष्य के, उनका भविष्य का सवाल है, ऐसे में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि इसका लीकेज का असर बहुत कम हुआ है, तब तो हम बीच का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, नहीं तो हम री एग्जाम, दोबारा इम्तिहान आयोजित करने का आदेश भी दे सकते हैं। ऐसे में गुरुवार की सुनवाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर हम अवकाशकालीन पीठ की बात करें, उन्होंने कहा था कि 8 जुलाई को एनटीए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के सामने आए, लेकिन आज जिस तरह से टफ सवाल पूछे कोर्ट ने और कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी और एनटीए जिस तरह से लाचार सा दिखा, उसे देखते हुए ऐसा लगा कि एनटीए शायद पूरी तैयारी के साथ नहीं आया है। लिहाजा एनटीए के वकील की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल को उतरना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। इसके बाद कोर्ट का आदेश आया। क्या कहा गया आदेश में? रीटेस्ट का आदेश देने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब खोजने होंगे। पहला, क्या पूरे सिस्टम के तहत पेपर लीक हुआ? दूसरा, क्या पेपर लीक की वजह से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया धूमिल हुई? और तीसरा, क्या इस फ्रॉड का लाभ उठाने वालों को बेदाग स्टूडेंट से अलग किया जा सकेगा? इसके अलावा एनटीए को कुछ सवालों के जवाब खोजने होंगे। पहली दफा लीक कहां हुआ? लीक हुए पर्चों को फैलाया कैसे गया? लीक के समय और 5 मई को हुई परीक्षा के बीच कितना वक्त था? एनटीए यह भी सूचित करेगा कोर्ट को कि जिन्हें लीक का फायदा मिला उन्हें कैसे चिन्हित किया गया, पहला। दूसरा, जिन केंद्रों या शहरों में पर्चे लीक हुए उन्हें कैसे चिन्हित किया गया। इसके अलावा मामले की जांच कर रही सीबीआई एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें आज 8 जुलाई तक हुई जांच के बारे में विवरण शामिल हों। ये कोर्ट का निर्देश है और सरकार जवाब दे कि क्या साइबर फॉरेंसिक यूनिट या किसी और सरकारी एजेंसी की मदद से आंकड़ों का अध्ययन किया जा सकता है जिससे दागदार और बेदाग स्टूडेंट्स को अलग किया जा सके। इसके अलावा सरकार को निर्देश की अलग अलग नामी एक्सपर्ट्स की टीम नियुक्त करे जो नीट में आगे हो सकने वाले लीक को रोक सके। कोर्ट ने अपना आदेश पूरा पढ़ा ही था कि वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का आरोप आया कि एनटीए ने अब तक अपना पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर जारी नहीं किया है। ऐसे में कैसे मालूम होगा कि गड़बड़ी कहां हुई? इस पर सीजीआई ने कहा रिजल्ट तो अपलोड होना चाहिए, बेंच इस पर 11 जुलाई को विचार करेगी। तो सरकार और उसकी एजेंसियां सीबीआई, एनटीए वगैरह के पास 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक का वक्त है जब इन्हें कोर्ट द्वारा उठाए गए प्रश्नों के विस्तृत जवाब देने होंगे। मामले पर हमारी नजर बनी है। 11 जुलाई को एक बार फिर हम आपसे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले इस विषय से जुड़े कुछ और लोगों की राय सुनते जाइए। कि 2015-16 का जो मैटर है जहां पे री टेस्ट हुआ है एआईपीएमटी में, वहां पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ एनटीए के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहां से कहां गया, कि इसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। इतने समय में इतना ही सुन सकते थे।
तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कहे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। आज वो 22वें भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे। यहां पर उनकी राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित होनी है। प्रधानमंत्री 8 और 9 जुलाई को रूस में रहेंगे और इसके बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी इस बार अपने कार्यकाल के पहले द्विपक्षीय दौरे पर रूस गए हैं। अमूमन ये परंपरा रही है कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले पड़ोसी देशों का दौरा किया जाता है। जैसे 2014 में वो सबसे पहले भूटान गए थे और 2019 में श्रीलंका और मालदीव के दौरे पर थे। रूस का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध और नेटो समिट जो वाशिंगटन डीसी में चल रही है हाल फिलहाल की तारीखों में, उन्हीं के बीच भारत रूस संबंधों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। द्विपक्षीय व्यापार पर बात होगी, हथियारों समेत तकनीकी के आदान प्रदान, कृषि क्षेत्र के आदान प्रदान पर बात होगी। पर महत्वपूर्ण है यूक्रेन युद्ध पर मोदी और पुतिन की बातचीत। इसके अलावा रूसी सेना में अवैध तरीके से भर्ती किए गए भारतीयों को छुड़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री इससे 5 साल पहले सितंबर 2019 में भी रूस की यात्रा पर गए थे। हाल के दिनों में देखा गया है कि चीन और रूस की दोस्ती बढ़ रही है, जबकि हम जानते हैं कि रूस दशकों से हमारा परंपरागत सहयोगी है। पिछले हफ्ते कजाकिस्तान में एससीओ समिट हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें नहीं गए थे। ऐसे में इस यात्रा को चीनी काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस यात्रा का महत्व क्या है, जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, इस दौरे से सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि जो चीन और रूस की जो दोस्ती बनी है, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि चीन बहुत ज्यादा वेस्टर्न मीडिया में रूस के साथ खड़ा दिखता है, और उसके चलते जो एक तरह की भ्रांति उत्पन्न हुई है कि शायद चीन से संबंध क्लोज होने के चलते रूस भारत के साथ उतना क्लोज खड़ा नहीं थी। तो ये पहली भ्रांति वो दूर होगी इनकी मीटिंग से। दूसरी, जो हम अभी भी करीब 50 से 55% जो हम अपने आयुध उनसे आयात करते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर, वो अभी भी जारी है। कुछ डिले हो रहा है, जैसे 2 बैटरी जो ट्रायम्फ 400 S400 की आनी थी वो डिलेड हो गई है। कई सारे कल पुर्जे जो रूस से आते थे हमारे टैंकों के या एमुनिशंस के, वो डिले हो रही हैं। तो उस पर भी कुछ बात होगी और बात आगे बढ़ेगी। स्पेस मिशन में हमारा रूस ने बहुत सहयोग किया है, रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में, उसमें भी बात बढ़ेगी। और इस समय जो सबसे बड़ी उन पर हमारी आश्रयता हुई है वो है एक एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, जो ईंधन की सुरक्षा है उसको लेके। हम 35% अपना तेल उनसे आयात करते हैं, यानी जो जीवाश्मी ईंधन है उनसे आयात करते हैं, और जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमेशा वेस्ट एशिया से लिंक था। तो जब भी वेस्ट एशिया में उथल पुथल होता था तो भारत को या तो तेल के दाम बढ़ाने पड़ते थे, या अनश्योर रहता था कि वो तेल आएगा कि नहीं, या जो जीवाश्म ईंधन है वो आएगा। तो वो एक श्योरिटी हुई है। इस यात्रा से अब तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भी हम उन पर ईंधन के लिए आश्रित रहें। अगर आपकी प्रधानमंत्री के रूस दौरे में दिलचस्पी है तो हमारा वैश्विक मामलों का जो कार्यक्रम है रोजाना का दुनियादारी, उसका आज का एपिसोड जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बाद अब रुख करते हैं दूसरी सुर्खी का, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असम और मणिपुर दौरे से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी आज असम के कछार में मौजूद राहत शिविर में पहुंचे। कछार यानी असम का दक्षिणी हिस्सा, जहां सिलचर जैसे शहर हैं। बीते कई दिनों से जारी बारिश के बाद इन इलाकों में बाढ़ आ रखी है। बहुत सारे लोग बेघर हो रखे हैं और राहत शिविरों में हैं। इनसे मिलने राहुल गांधी गए। उनके दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बयान जारी किया, कुछ दावे किए जिन्हें राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। क्या दावे हैं? 7 जुलाई तक असम में बाढ़ से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 53,000 विस्थापित हो चुके हैं। कृषि योग्य 68,000 एकड़ भूमि डूबी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है।
कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बाढ़ के गलत मैनेजमेंट का इल्जाम भी लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, मैं असम के लोगों के साथ खड़ा हूं और केंद्र सरकार से मदद की मांग की। फिर नेता प्रतिपक्ष गए मणिपुर में उनके 2 दौरे निर्धारित थे, एक मैतेई बहुल इलाके का और एक कुकी बहुल। सबसे पहले वो कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर में मौजूद राहत कैंप में गए, लोगों से मिले। इस दौरे के बाद राहुल गांधी ने मैतेई बहुल मोइरांग में मौजूद राहत कैंप का दौरा किया। इन दौरों के बाद राज्यपाल से मुलाकात और उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए ये बयान। It's the third time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. नेता प्रतिपक्ष के दौरे के बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। दिक्कत है, कोई रोक तो नहीं रहा है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं जा सकता है, जाना चाहिए। जा रहे हैं तो अपना जाके जो वहाँ कमजोरी है, जो कमी है, उसको सरकार को बतावें कि ये कमी इसको दूर करिए। विपक्ष का जो काम होता है उसको अपना निभावें। कोई नया कार्यक्रम नहीं है, सभी दलों के नेता ऐसे अवसरों पर जाते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। यहाँ कठुआ जिले के बिलावर तहसील में सोमवार को सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया, 2 जवान घायल हुए। हमले के बाद सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। आज तक के सुनील भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की और फिर ग्रेनेड फेंका। हमला जिस इलाके में हुआ वो सेना की पश्चिमी कमान के तहत आने वाली 9 कोर के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इससे पहले 7 जुलाई को भी राजौरी के एक गांव में सेना की सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। कश्मीर में हालिया मुठभेड़ों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल वाट। बीते दिनों में हमने ये पैटर्न इमर्ज होते हुए देखा है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी जिस इलाके को हम जम्मू डिवीज़न में मानते हैं, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। 8 जुलाई के दोपहर भी कठुआ ज़िले में लोहाई मल्हार इलाके में बड़नौता गांव के पास से सेना का एक काफिला गुजर रहा था, जिसके ऊपर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। ऐसी सूचना है कि आतंकवादी ऊंचाई की जगह पे थे जहां से उन्होंने गोलियां चलाईं और उसके बाद काफिले पर ग्रेनेड्स भी हर्ल किए, यानी कि ग्रेनेड दागे काफिले के ऊपर। अब तक की जानकारी ये है कि इस हमले में 4 जवान भारतीय सेना की वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद से सुरक्षा बलों और सेना के जवानों के बीच में फायर एक्सचेंज हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है। ज़्यादा जानकारी का फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी हमारे पास अधिकृत सूत्रों के हवाले से आती है, हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगली सुर्खी हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी है। 8 जुलाई को पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी स्वयंभू बाबा सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि के सेवादार हैं। ये आरोपी सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ के दौरान फरार हो गए थे। मामले में अब तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस में हुए कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। उन्होंने सत्संग के लिए चंदा जुटाया। आपको पता है इस मामले में नारायण साकार हरि के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इससे पहले उनके वकील एपी सिंह ने भगदड़ का क्या कारण बताया। कहा वहां 15-16 लोगों के ग्रुप ने जहर छिड़क दिया था। दावा है ये कि भगदड़ शुरू होने के बाद साजिशकर्ता कार्यक्रम वाली जगह से भाग गए। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।